हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। 70वीं बीपीएससी के विशेष क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जितना भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है पिछले एक साल का, उस सब पे चर्चा करेंगे। उस सब पे कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सब को बिंदुवार रूप से देखेंगे। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैलेस इस्ताना नूरुल इमाम पैलेस किस देश में स्थित है। तो इस्ताना नूरुल इमाम पैलेस जो है दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस है। ठीक है, प्रश्न से ही पता चल रहा है आपको, दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस है। तो आपको याद होगा कि इस साल जो है प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो ब्रुनेई की यात्रा पे गए थे। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और ये पैलेस जो है ब्रुनेई में ही स्थित है। ब्रुनेई आपने नाम सुना होगा इस देश का। ये जो है मलेशिया से अपनी सीमा लगाता है। यहाँ जो आप ब्रुनेई का मैप देख रहे हैं, मलेशिया से अपनी सीमा लगाता है। और ये एक साउथ ईस्ट कंट्री है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी कंट्री है ये। मलेशिया से अपनी सीमा लगाता है, मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस एग्जाम में जो है आपको निश्चित तौर पे जो वर्ल्ड मैप है उसको कंठस्थ रखना पड़ेगा। किस देश के साथ कौन सा सीमा लगा रहा है, किस देश के साथ कौन सा समुद्र है, ये एकदम दिमाग में कंठस्थ रखना पड़ेगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, निश्चित है कि आप अपने रूम में एक वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, ये सब जो है बेसिक चीज है, ये सब निश्चित लगा के रखे। ठीक है, तो ये मलेशिया के साथ जो है ब्रुनेई सीमा लगाता है। ये बोर्ने आइलैंड है वहां पे, और इसका जो कैपिटल है बंदर शेरी है। यहाँ पे ब्रुनेई डॉलर चलता है। और ये इसके सुल्तान है, हसन क्या जो है इसके सुल्तान है। और पहले प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी जो इस देश की यात्रा पे गए थे। तो आपको इस पैलेस के का नाम याद रहेगा, इस्ताना नूरुल इमाम पैलेस जो है दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस है। इसमें लगभग 1788 कमरे हैं, रूम्स हैं। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और 257 बाथरूम हैं। आप इससे जो है इसकी विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, तो समझ गए हैं ब्रुनेई के बारे में। मलेशिया से सीमा लगाता है, पहले प्रधानमंत्री जो गए थे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोलैंड किस देश सीमा, पोलैंड की सीमा किस समुद्र के साथ लगती है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग पोलैंड का मैप थोड़ा सा देखते हैं कि पोलैंड की सीमा जो है किस समुद्र के साथ लगती है। तो ये पोलैंड का मैप है। ठीक है, आप देख सकते हैं पोलैंड का जो नेबरिंग कंट्री है ये यूक्रेन है, जहां भी युद्धग्रस्त इलाका है। इससे आगे जो है पोलैंड पड़ता है। और पोलैंड के जस्ट बगल में ये कौन सा समुद्र है, बाल्टिक सी। ठीक है, याद रहेगा, मैप को दिमाग में बैठाइए। पोलैंड, इसके बगल में कौन सा सी है, बाल्टिक सी। चलिए अगर पोलैंड की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो वर्साव है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है एंड्रे सेबेस्टियन है। और पीएम डोनाल्ड फ्रेंचिक है। ठीक है, पॉलिश ज़्लोटी जो है यहाँ का ऑफिशियल करेंसी है। ठीक है, याद रहेगा पोलैंड के बगल में कौन सा समुद्र है, बाल्टिक सी। और चारों तरफ से ये जो है लैंडलॉक्ड एरिया, 3 तरफ से लैंडलॉक्ड है और एक तरफ से जो है बाल्टिक सी की तरफ जो है इसकी सीमा लगती है। ठीक है, चलिए इसका कैपिटल वर्साव है। बीपीएससी के एग्जाम में निश्चित तौर पे एक कैपिटल या करेंसी का प्रश्न रहता ही रहता है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछता है तो आप इस सोच में डूब जाते हैं कि बीपीएससी कहीं से भी करेंसी पूछ लेता है, किसी भी देश का करेंसी पूछ लेता है। आपको स्पेसिफिक रूप से जिन देशों की यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की है या पिछले एक साल में जो देश न्यूज में रहे हैं, आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, मेनली उस पर फोकस कीजिए। और निश्चित है कि आपका प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा। बीपीएससी भी कोई सारे कंट्रीज को नहीं मिलाता है, बल्कि जो न्यूज में है बस हम लोग को उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो पोलैंड का जो करेंसी है पॉलिश ज़्लोटी है, कैपिटल वर्साव है, पीएम जो है डोनाल्ड फ्रेंचिक टक्स है। ठीक है, चलिए बाल्टिक सी के साथ सीमा लगाता है, तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। पोलैंड की सीमा इस समुद्र के साथ लगती है, तो ये बाल्टिक सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में सेंट मार्टिन द्वीप पर किस देश का अधिकार है, सेंट मार्टिन द्वीप। ठीक है, आप लोगों ने समाचार पत्र में, न्यूज में अभी देखा होगा, क्योंकि वर्तमान में जो है बांग्लादेश बहुत ज्यादा न्यूज में था। बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो इस वक्त भारत में है, भारत में शरण लिए हुए हैं। वहां पे कुछ हिंसाएं हुई, हिंसा में जो है बहुत सारे हिंदुओं का जो है हत्या किया गया, हिंदुओं पे काफी अत्याचार किए गए। और बांग्लादेश का सरकार परिवर्तन हो गया और अभी जो है यूनुस, मोहम्मद यूनुस की जो है सरकार है वहां पे। ठीक है,
और इस सब जो विवाद है, पूरे हिंसा का, पूरे जो सत्ता परिवर्तन है, उसका जो मेन रीजन बताया गया वो यही द्वीप था, सेंट मार्टिन द्वीप। ठीक है, सेंट मार्टिन द्वीप। ठीक, तो आप समझिए इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल ही गया है, सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश में स्थित है। लेकिन इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है थोड़ा उस पर भी हम लोग समझते हैं। सेंट मार्टिन द्वीप जो है बांग्लादेश में है और अमेरिका का नजर है सेंट मार्टिन द्वीप पे। तो शेख हसीना भी जो है एक वैश्विक और कद्दावर नेता है, जो जिसके लिए पहले देश है, पहले उसके पड़ोसी हैं, उसके बाद कोई उसका स्वार्थ आता है। तो अमेरिका चाह रहा था कि शेख हसीना इस द्वीप को, यानी जो सेंट मार्टिन द्वीप, आप जो बांग्लादेश का मैप देख रहे हैं और यहाँ पे जो है सेंट मार्टिन द्वीप, ठीक है, इसी को जो है बड़ा करके यहाँ पे है, देख सकते हैं सेंट मार्टिन द्वीप है। तो अमेरिका यहाँ पे अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। ठीक है, अमेरिका सैन्य अड्डा बनाना चाहता था। जो बिडेन की सरकार थी उन्होंने काफी प्रेशर दिया शेख हसीना पे कि इस द्वीप को जो है हैंड ओवर कर दे। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश का बहुत अच्छा संबंध है और शेख हसीना ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि हम ये द्वीप नहीं दे सकते, कारण कि ये द्वीप जो है भारत के बहुत नजदीक में है। ऐसा हो जाता, अमेरिका का यहाँ सैन्य अड्डा बन जाता, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता, क्योंकि अमेरिका जो है बहुत नजदीक से भारत के हर गतिविधि पे और हर जो नौसैनिक गतिविधियां होती या फिर देश में भी कुछ ऐसा कोई गतिविधि होगी तो उस पे जो है नजर रख सकता था अमेरिका। ठीक है, शेख हसीना इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और इस कारण से जो है अमेरिका ने जो है शेख हसीना को सत्ता से हटा के मोहम्मद यूनुस को जो है वहां पे बैठा है बांग्लादेश में। लेकिन कहानी में जो है एक नया मोड़ आ गया, क्योंकि वहां पे जो बिडेन की सरकार ही खत्म होने जा रही है और नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति है वहां के डोनाल्ड ट्रंप है, जो ये सब चीज में बिलीव नहीं करते। उनकी पॉलिसी जो है अभी प्रो इंडिया चल रही है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ओवरऑल यही मैटर है जो सेंट मार्टिन द्वीप के बाद। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये बांग्लादेश में है सेंट मार्टिन द्वीप। अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश की सरकार है उसके चीफ मोहम्मद यूनुस है, टेम्पोररी सरकार है, और शेख हसीना जो है पूर्व प्रधानमंत्री है वहां की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किस समुद्र के साथ इजराइल की सीमा लगती है? ठीक है, तो इजराइल भी हम लोग जानते हैं कि पिछले साल से जो है न्यूज में रह रहा है इजराइल, क्योंकि 2023 में ही जो है हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल पे जो है हमला किया गया था। ठीक है, हमास के आतंकवादी कहाँ थे, तो फिलिस्तीन में, यानी कि गाजा पट्टी के इलाके में रह रहे थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैप से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये इजराइल का मैप है और ये जो है गाजा पट्टी है, गाजा का एरिया है यहाँ। ठीक है, ये गाजा का एरिया है यहाँ। ठीक, तो यहाँ जो है इजराइल पे हमला किया गया और इजराइल जो है आज तक उसका रिप्लाई दे रहा है, पूरे हमास को ध्वस्त कर चुका है। गाजा पट्टी में भी को भी जो है पूरी तरह से उसका जो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको कंप्लीटली नष्ट कर चुका है। ठीक है, तो अभी जो प्रश्न था, प्रश्न पे वापस आते हैं। ये जो है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू है जो इजराइल के सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक, निम्नलिखित में किस समुद्र के साथ इजराइल की सीमा लगती है? बाल्टिक सी देख चुके हम लोग, बाल्टिक सी के साथ नहीं लगती है। डेड सी, अरेबियन सी, इनमें से कोई नहीं। तो इजराइल की जो सीमा लगती है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे इजराइल के ठीक जो है डेड सी है ये। ठीक है, तो इजराइल की सीमा किस समुद्र के साथ लग रही है? डेड सी के साथ लगी। एक तरफ डेड सी है और दूसरी तरफ जो है मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर है, तो मृत सागर के साथ जो है इसकी सीमा लग रही है। मृत सागर के बारे में आप जानते हैं कि इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लोग मतलब डूबते नहीं है। ठीक है, किस समुद्र के साथ इजराइल की सीमा लगती है? इसका उत्तर जो है आप आसानी से दे सकते हैं। कौन सा समुद्र है? ये डेड सी के साथ जो है अपनी सीमा लगाता है। ठीक है, चलिए आप अगर वर्ल्ड मैप को जानते हैं अच्छी तरह से, तो इस प्रेजेंटेशन को, इस क्लास को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका पूरा वर्ल्ड मैप का एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो भी देश न्यूज में है उसके वर्ल्ड मैप के थ्रू जो है, मैप के थ्रू हम लोग सारा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किस देश के साथ यूक्रेन अपनी सीमा नहीं लगाता है? ठीक, तो यूक्रेन अपनी सीमा नहीं लगाता है, ये जानने से पहले हम लोग यूक्रेन का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ठीक है, यूक्रेन रहा, यूक्रेन जो है किस किस देश के साथ सीमा लगाता है? तो पहला देश है रसिया के साथ, दूसरा बेलारूस, तीसरा पोलैंड,
ठीक है, रोमानिया और मोल्डोवा, ठीक है, रसिया, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया और मोल्डोवा, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस देश के साथ? रूस के साथ लगाता है, यहाँ पूछ रहा है नहीं लगाता है, तो रूस के साथ लगाता है, ठीक है, मोल्डोवा के साथ लगाता है, ठीक है, बेलारूस के साथ लगाता है, ठीक है, जॉर्जिया के साथ नहीं लगाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्जिया हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का नवीनतम सदस्य कौन बना है? ठीक है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, तो ये जो कॉन्क्लेव है, इस पहले कॉन्क्लेव के बारे में जान लेते हैं। तो कॉन्क्लेव का प्रमुख उद्देश्य है कि जो ओशियनिक, कोलंबो जानते हैं श्रीलंका का इलाका है, श्रीलंका, ठीक है, तो श्रीलंका के जो समुद्री इलाका है, भारत और श्रीलंका के आसपास का सारा एरिया, तो उसके सुरक्षा को लेकर के इस परिषद का गठन किया गया था और यहाँ पे जो है वार्षिक रूप से जो है चर्चाएं होती थी, ठीक है। तो 4 सदस्य पहले से थे इसके, और हाल ही में जो है बांग्लादेश को जो है इसका नवीनतम सदस्य बनाया गया, ठीक है। किसको बनाया गया है? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का नवीनतम सदस्य बांग्लादेश को बनाया गया है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो अभी जो मीटिंग हुआ था कोची इंडिया में हुआ था, और ये जो है 5 सदस्य अब हो चुके हैं इसके, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका, ये 5 सदस्य देश हो चुके हैं। पहले जो है 4 ही थे और बांग्लादेश को है रिसेंटली ऐड किया गया, याद रहेगा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म हम लोग कहते हैं सिपरी, शिपरी, ठीक। सिपरी क्या है? तो एक थिंक टैंक की तरह रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिसर्च करता है, किस चीज पे रिसर्च करता है? तो हथियारों पे रिसर्च करता है, किस देश की, और एक्सक्लूसिवली जो है परमाणु हथियारों पे इसका ध्यान ज्यादा रहता है कि किस देश के पास है कितने परमाणु हथियार है। तो 2024 का जो रिपोर्ट है, ठीक है, 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 172 परमाणु हथियार होने का दावा किया गया है। ये अपना एक एनालिसिस देता है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं रहता है, मे बी इससे ज्यादा भी हो, इससे कम भी हो, ठीक है, ज्यादा ही होगा। तो एक एनालिसिस अपना किया है कि भारत के पास 172 है, जो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, ठीक है, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा, ये सिपरी की रिपोर्ट है, ठीक। तो प्रश्न पे वापस आते हैं, सिपरी के बारे में समझ गए। सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस, ठीक है, थिंक टैंक बेस्ड है। थिंक टैंक का मतलब हो गया बहुत सारे लोग जो है ग्रुप जो है एक विचार विमर्श करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी मुद्दे पे, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? ठीक है, तो हेडक्वार्टर इसका सोलना में है, ठीक है, कहां पे है? सोलना, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? सोलना में। चलिए हेडक्वार्टर सोलना में है। 6 मई 1966 को जो है इसका गठन हुआ था। अल्वा मिनरल टैग एयरलैंडर जो है इसके फाउंडर है, ठीक है, सोलना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, G7 का 50वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ठीक है, G7 का 50वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? यदि आप न्यूज को देखते हैं तो आपने देखा होगा पीएम मोदी जी जो है इलेक्शन जीतने के बाद इस बार पहली बार किस देश की यात्रा पे गए थे? तो इटली की तरफ रवाना हुए थे, ठीक है। तो क्यों गए थे? तो G7 की मीटिंग में ही हिस्सा लेने के लिए गए थे, ठीक है। G7 कहाँ पे हुआ है? तो इटली में हुआ है, ठीक है, इटली में जो है 50वां शिखर सम्मेलन हुआ है G7 का। जो लोग G7 नहीं जानते होंगे, G20, G7, G8, G10 इस तरह के जो ग्रुप्स के नाम आते हैं, तो मेनली है कि इतने देश जो है आपस में एक क्षेत्रीय समूह बना लेते हैं, जो आपसे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या ट्रेड होता है या कल्चर प्रमोशन होता है, तो आपस एक ग्रुप बना करके एक दूसरे के साथ व्यापार का साझा करते हैं, कल्चर जो भी सांस्कृतिक चीज़ों का साझा करते हैं, ठीक है, अपने विचारों का साझा करते हैं। तो उसी अगर 4 देश है तो G4, 5 देश है तो G5, तो G7 में 7 देश है, अन्य जो है ऑब्जर्वर वगैरह
और भी जो है अन्य टेम्पोररी सदस्य के रूप में उसका ज्वाइनिंग होता है। तो मेनली G7 में परमानेंटली सदस्य 7 होते हैं। इटली में इस बार जो है हुआ है, ठीक है। ये फोटो भी काफी वायरल हुई थी इटली का, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो है एकदम सेंटर में थे। और ये पूरे वर्ल्ड में वायरल हुआ था कि हम भारत जो है विश्व का नेतृत्व कर रहा है वर्तमान परिस्थितियों में, और वर्तमान में भारत ही है जो विश्व इन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सबसे आगे है और सबसे मजबूत दावेदार भी है। जैसा कि पिक में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ पे पूरे इसका एकदम मिडिल में है, ठीक है। चलिए, इसका जो ये 7 ग्रुप है और 7 जो कंट्रीज हैं उनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ठीक है। इटली के अपुलिया इग्नाजिया में जो है इस बार मीटिंग हुआ था। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जॉर्जिया मेलोनी है, ठीक है। 13 से 15 जून के बीच जो है ये मीटिंग आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्तमान में कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता किस देश के पास है। कोलंबो प्रोसेस है क्या, इसको जान लेते हैं, ठीक है। कोलंबो प्रोसेस, तो देखिए भारत से बहुत सारे मजदूर जो है दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं, दूसरे देशों से बहुत सारे मजदूर जो हैं भारत आते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है उनका क्या प्रॉब्लम्स होगा, किस तरह से उनकी सेफ्टी को सिक्योर किया जाएगा, क्या उनका हेल्थ पे, एजुकेशन वगैरह ओवरऑल फोकस के लिए जो है उनका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको ट्रबल शूट करने के लिए जो है एक ये ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया कोलंबो प्रोसेस, ठीक है। वर्तमान में इस बार जो मीटिंग हुआ था इसकी अध्यक्षता भारत के पास आ गई है और 2024 से लेकर के 2026 तक जो है कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता भारत करेगा, ठीक है। तो कोलंबो प्रोसेस क्या है, तो प्रवासी मजदूरों पे उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया ग्रुप है जो उनके समस्याओं को एड्रेस करता है और उनको दूर करने के लिए उपाय करता है, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं कोलंबो प्रोसेस के बारे में। तो ये इंडिया प्रायोरिटी कोलंबो प्रोसेस है, इंडिया के पास इसका जो है आगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कहाँ के लिए, साउथ और साउथ ईस्ट कंट्रीज के बारे में, ठीक है। दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में प्रवासी मजदूर जाते हैं और वहां से जो आते हैं उन सब के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ये प्रोसेस अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका था, वियतनाम जो है इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता भारत के पास है और 2026 तक जो है भारत ही कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं, निम्न में फिलिस्तीन किस देश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। फिर से मैप बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मैप के बारे में, ठीक है। तो फिलिस्तीन का जो एरिया है, ठीक है, तो ये इलाका ये और ये जो है फिलिस्तीन माना जाता है, ठीक है। तो किस देश के साथ बनाता है, ठीक है, तो इजिप्ट हो गया, सिर्फ इजिप्ट के साथ बनाता है, और इजराइल हो गया, ठीक है। चलिए जॉर्डन भी हो गया। प्रश्न है किस निम्न में से इसमें से चुनना है, तो रसिया तो नहीं होगा, यूक्रेन भी नहीं होगा, चीन भी नहीं होगा, ठीक है। मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ जो है फिलिस्तीन ये अपनी सीमा बनाता है। तो निश्चित है कि आप जो है इजराइल का एक बार मैप निश्चित रूप से दिमाग में बैठा के जाइएगा, क्योंकि इजराइल से ही जो है बहुत सारे प्रश्न हो सकता है, क्योंकि ये इजराइल जो है पिछले 1 साल से न्यूज में ही है, वहां का जो हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है जिस कारण से वो कंप्लीटली न्यूज में भी है, ठीक है। चलिए तो मिस्र जो है सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बिम्स्टेक, ठीक है। तो बिम्स्टेक है क्या, तो बिम्स्टेक, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबके समस्याओं के एड्रेस के लिए, सबके एरिया में जो है जो ट्रेड कॉपरेशन है, एजुकेशन है, कल्चर है, उस सबको प्रमोट करने के लिए जो है वो सारे देशों ने मिल करके अपना एक ग्रुप स्थापित कर लिया है जिसका नाम रखा गया है बिम्स्टेक, ठीक है। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन ये ग्रुप है, ठीक है। इसका जो देखते हैं एक बार बिम्स्टेक के बारे में। और
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है। इसके जो सदस्य देश है बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार जो इसके सदस्य देश है। ठीक है, आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल का जो इलाका है, ठीक है, और इसके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी वो सब मिल करके इस ग्रुप का निर्माण, इस ग्रुप में शामिल है और एक दूसरे के साथ समस्याओं का साझा करते हैं, ट्रेड कोऑपरेशन करते हैं। ठीक है, वो इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो बांग्लादेश में ढाका में बनाया गया है। ठीक है, बिंदु का हेडक्वार्टर मुख्यालय वो ढाका बांग्लादेश में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। हाल ही में विश्व जल शिखर सम्मेलन का 10वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, 10वां सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो विश्व जल शिखर सम्मेलन क्या है? पूरी दुनिया में जो है सबसे ज्यादा जो प्रेशियस चीज आज के टाइम में है वो है जल। ठीक है, बहुत सारे देशों में जो है जल की समस्या होती जा रही है। जैसे गर्मियों में अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे एरिया में पानी की प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसी तरह से बहुत सारे कंट्रीज भी ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, वहाँ पानी की बहुत समस्या है। ठीक है, तो किस तरह से पानी को बचाया जाए, जल का संरक्षण हो, भविष्य के लिए जल कैसे उपलब्ध रहे, इन सब समस्याओं को ये एड्रेस करने के लिए विश्व जल शिखर सम्मेलन जो है हर साल ये होता है। और ये इस बार जो है 10वां शिखर सम्मेलन था, 10वां सम्मेलन था और ये हुआ है बाली इंडोनेशिया में। ठीक है, तो विश्व जल शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? बाली इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं विश्व जल शिखर सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो 10th एडिशन कहाँ पे हुआ है? बाली इंडोनेशिया में हुआ है, 18 से 24 मई तक हुआ है। इस बार का जो थीम था वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, तो सबकी समृद्धि हो, ठीक है, जल से, और उसके लिए जो है काम करना है। तो ये इस 10th का जो है मेन थीम था वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, सबकी समृद्धि। ठीक है, जल से सबकी समृद्धि हो, सभी देशों को जल उपलब्ध हो, मेन थीम जो है इस बार का यही था। ठीक है, तो बाली इंडोनेशिया में जो है इस बार का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। शेंगेन क्षेत्र आखिर क्या है? ठीक है, शेंगेन क्षेत्र क्या है? शेंगेन वीजा भी दिया जाता है। शेंगेन क्षेत्र क्या है? तो अमेरिका का क्षेत्र नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन का एक वीजा फ्री क्षेत्र है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का वीजा फ्री क्षेत्र है। तो एक्चुअली में है क्या? तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री हैं और अन्य यूरोप के कंट्री हैं, तो टोटल जो है 29 कंट्री ने अपने कुछ क्षेत्र का हिस्सा जो है शेंगेन क्षेत्र घोषित कर दिया। शेंगेन क्षेत्र मतलब एक तरह वहां पे उस देश का बाउंड्री काम नहीं करता है, मतलब सभी देशों ने उस इलाके में अपने बाउंड्री को एबोलिश कर दिया, मिटा दिया है। वहां पे कॉमन लॉ लागू होगा, मतलब एक तरह का एक देश ही वहां पे बना दिया अपना अपना क्षेत्र दे करके। ठीक है, तो वहां पे जो है कॉमन वीजा लागू होता है, कॉमन लॉ लागू होता है, और जो यूरोपियन कंट्री का वो क्षेत्र है उस देश का कानून वहां नहीं लागू होता है, वहां पे एक शेंगेन का ही एक कॉमन कानून लागू होता है। ठीक है, तो ये देश है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम रिपब्लिक और डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली से लेकर के यहाँ स्विट्जरलैंड तक ने अपने अपने क्षेत्रों को जो है शेंगेन क्षेत्र घोषित कर दिया है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है रोमानिया और बुल्गारिया ने भी जो है अपने देशों को अपना आंशिक क्षेत्र जो है शेंगेन क्षेत्र घोषित कर दिया है। और ये जो है कहा जाता है कि ये कंप्लीटली रूप से यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाले हैं, इस दिशा में इनका कदम है। ठीक है, तो जितना भी ब्राउन दिख रहा है यहाँ पे ये एक शेंगेन क्षेत्र है। इसको आप एज ए मान लीजिए कि ये एक देश ही बना दिया है इन लोगों ने अपना अपना कुछ क्षेत्र दे करके, जहाँ पे एक कॉमन लॉ लागू होगा। ठीक है, एक अलग नियम लागू होगा। ठीक, एक अलग वीजा लागू होगा। ठीक है, जो उस देश के वीजा से फ्री होगा, ये कंप्लीटली वीजा फ्री है। चलिए, इस संस्था द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता जैसे हमारी बुद्धि, कोई हमसे कुछ पूछेगा तो हम अगर जानकारी में कभी पढ़ें तो उसको बताएंगे। कृत्रिम क्या होता है
कि जैसे किसी प्रोग्राम में किसी रॉबोट को हम मैनुअली बताते हैं कि कोई तुमसे ये पूछेगा तो ये बताना है, ठीक है, मैनुअली कोडिंग के जरिए, प्रोग्रामिंग के जरिए उनके सिस्टम में डाला जाता है। इसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे अभी चैट जीपीटी का यूज करके बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसे कुछ भी पूछिएगा तो वो रिप्लाई कर देता है, ठीक है। तो यही हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी आ रही है और इसकी एक अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए पूरी दुनिया में कि इसकी जवाबदेही क्या होगी, इसका क्या लिमिटेशन होगा, किस तरह से इसका मिसयूज को रोकना है। ये सब ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स भी आएंगी उसको एड्रेस करने के लिए एक प्रस्ताव जो है लाया गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है ये प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। तो पहला जो वैश्विक प्रस्ताव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया है। यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं वो कौन है अभी वर्तमान में? एंटोनियो गुतेरस हैं, ठीक है। कौन है अभी? एंटोनियो गुतेरस जो है यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला पेट्रो डॉलर का संबंध किससे है? ठीक है, पेट्रो डॉलर का संबंध किससे है? तो एक्चुअली 1974 में जो है, 1974 में सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरबिया जैसा जो तेल एक्सपोर्टिंग कंट्री था, जो तेल को एक्सपोर्ट करता है, उसने अमेरिका के साथ एक डील साइन की, ठीक है। अमेरिका के साथ एक डील साइन किया कि हम जब तेल बेचेंगे, तेल को एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम जो पेमेंट है वो हम डॉलर में लेंगे, ठीक है, हम डॉलर में लेंगे और उसी डॉलर को पेट्रो डॉलर कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे पेट्रोल से हम लोग पेट्रोल कह सकते हैं, पेट्रोल डॉलर कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये डॉलर ही है जो तेल के बदले जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो लेती है, ठीक है। तो यहाँ तेल के बदले डॉलर जो है सही आंसर हो जाएगा, पेट्रो डॉलर। 50 साल के लिए जो है ये होना था, 50 साल के लिए एग्रीमेंट होना था, ये 2024 तक ये एग्रीमेंट था और इस बार जो है मे बी ये रिन्यू हो जाएगा या नहीं भी हो सकता है वैश्विक परिदृश्य में। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुंदरी लाइव देश से संबंधित है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने जो है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात किया था, ठीक है, उसी का एक यूज है लाइली, उसी का एक रूप आप समझ लीजिए लाइली। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चलाते हैं, उस पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे मॉडल्स ऐसे मिल जाएंगे जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन दिखते हैं कि हाँ ये काम कर रहे हैं, ये नॉर्मल लोगों की तरह जी रहे हैं, नॉर्मल लोगों की तरह घूम रहे हैं, और ये लोग जो सामने वाला पार्टी है, जो ब्रांड डीलर है, वो उनको पेमेंट करता है इन्फ्लुएंस कोई भी प्रमोशन वगैरह के लिए। तो इसी तरह से एक एआई सुंदरी बनाया गया, एआई मॉडल को बनाया गया जिसका नाम रखा गया लाइली, और पूरी दुनिया में कंपटीशन कराया गया, बहुत सारे मॉडल्स को क्रिएट किया गया, पूरे दुनिया में कंपटीशन कराया गया कि ये कौन सा, ये जो है कौन सा ज्यादा बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो है लाइली है, जिनको जो है अवार्ड दिया गया है इस बार का। दिखने में ये मानव के जैसे है, लेकिन ये ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम से ये बनाया गया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये आधारित है, नॉर्मल लोगों की तरह इनका वीडियो वगैरह आप सब देख सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करती है। इसको बनाया गया है मोरक्को के द्वारा, मोरक्को देश में इस ये बनाया गया था इस मॉडल्स को, और उसको अवार्ड मिला है। मोरक्को की करें तो इसका कैपिटल रबट है, करेंसी मोरक्कन दिरहम चलता है, और मोहम्मद 6 जो है इसके सुल्तान किंग है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एकदम रियलिस्टिक लगता है, लेकिन ये रियल में एग्जिस्ट, ये लेडी जो है रियल में है ही नहीं, ठीक है, ये सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम से इसको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा का आरंभ किया है? ठीक है, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा। तो ब्लू रेजिडेंस वीजा क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। ब्लू रेजिडेंस वीजा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पर्यावरण से रिलेटेड काम कर रहा है, नेचर के प्रति संवेदनशील है और उससे रिलेटेड काम कर रहा है, उसको ये वीजा दिया जाएगा, ठीक है। ब्लू रेजिडेंस मतलब आवासीय रहने के लिए वीजा दिया जाएगा। ब्लू लग गया मतलब जो पर्यावरण को लेकर के संवेदनशील है और उसके लिए कार्यरत है, ठीक है। तो किस देश ने शुरू किया है? तो इसको शुरू करने वाला है यूएई,
यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो है 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा का शुभारंभ किया है। ये यूएई के भीतर हो या किसी भी देश के जो नागरिक हैं, अगर वो पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, उनका काम जो है स्पेसिफिक है, मतलब मान्यता प्राप्त है या माना गया है, तो उसको वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे रेजिडेंस वीजा के लिए। ठीक है, इसी वीजा को जो है ब्लू रेजिडेंस वीजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये वेस्ट एशिया और मिडिल एशिया में पड़ता है। कैपिटल इसका अबू धाबी है। प्रेसिडेंट वर्तमान में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। ठीक है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जिग मुद्रा का संबंध किस देश से है? जिग मुद्रा। ठीक है, जिग मुद्रा का दूसरा नाम यदि आपको पता हो तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। इसका जो दूसरा नाम है जिम्बाब्वे गोल्ड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो नाम से यह स्पष्ट है कि ये जिम्बाब्वे की जो है जिम्बाब्वे की ऑफिशियल करेंसी है। ठीक है, ऑफिशियल मुद्रा है जिम्बाब्वे का। ठीक है, जिग मुद्रा इसको कहा जाता है। ठीक है, गोल्ड के बिहाफ में जो है इस मुद्रा को लॉन्च किया गया है जिम्बाब्वे सरकार के द्वारा। पहले वहां पे जो है डॉलर चलता था, वहां पे जो है जिग मुद्रा चलती है। ठीक है, इस साल से 2024 से जो है जिम्बाब्वे ने इसको जो है 8 अप्रैल 2024 से अपना ऑफिशियल करेंसी घोषित कर दिया है। ठीक है, इसको जिम्बाब्वे गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, जिग भी कहा जाता है। ठीक है, जिम्बाब्वे कहाँ पे है देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में देख लीजिए जिम्बाब्वे है। ठीक है, इसका जो कैपिटल है हरारे है और प्रेसिडेंट इमर्सन मैंगांगवा है। ठीक है, चलिए साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन इंद्रावती में किस देश से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? तो ये ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती से चलाया गया था। हैती के लिए चलाया गया था। हैती में जो है वहां पे विद्रोह जो हुआ था उसके लिए जो वहां अपने नागरिकों को वहां से निकाला गया था। ठीक है, इससे संबंधित और भी कई सारे ऑपरेशन हैं इस जो पिछले 1-2 साल में हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ऑपरेशन इंद्रावती तो जान लिए, हैती में नागरिक को लाने के लिए, वहां से अपने नागरिक को लाने के लिए 2023 में ऑपरेशन अजय चलाया गया था, जब इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध शुरू हुआ था। वहां से अपने नागरिक इजराइल से और आसपास के क्षेत्र से अपने नागरिकों को लाने के लिए 2023 में कावेरी ऑपरेशन कावेरी शुरू हुआ था, जब सूडान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ था। 2022 में ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ था, यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए, जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में शुरू हुआ था, अफगानिस्तान में जब तालिबान कब्जा हो रहा था उस टाइम में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। तो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है इंद्रावती हैती से, ऑपरेशन अजय इजराइल से, कावेरी सूडान से, गंगा यूक्रेन से और देवी शक्ति अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो निश्चित रूप से आप इन ऑपरेशंस का नाम याद रखिएगा। चलिए, संघाई सहयोग संगठन के नवीनतम सदस्य कौन है? ठीक है, कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम देश, नवीनतम ये बना है। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन नाम से ही स्पष्ट है कि ये किस क्षेत्र से रिलेटेड होगा। तो ये मेनली जो है चीन और रूस के द्वारा जो है शुरू किया गया था, कि उधर मतलब उस वाले ग्रुप को जो रूस और चीन को समर्थन करता है, उस वाले ग्रुप में जो भी शामिल होने चाहते हैं उसके लिए ये ग्रुप बनाया गया था। तो अभी हाल ही में जो है बेलारूस जो है इस ग्रुप में शामिल हो गया संघाई कोऑपरेशन में। ठीक है, इसके भी अन्य कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं, जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिज है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान भी है, चाइना तो खुद है ही, इंडिया और रशियन फेडरेशन। बेलारूस की अगर हम बात करें तो बेलारूस जो है कम्प्लीटली ये एक तरफ रसिया, लिथुआनिया, पोलैंड इस सबसे घिरा हुआ है। बेलारूस का जो इसका जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, कहाँ पे है ये? बीजिंग चाइना में है और 15 जून 2001 इसकी स्थापना हुई थी। मेनली जो फाउंडेशन हुआ था चाइना और रसिया के दिमाग की उपज है ये। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। विश्व आर्थिक मंच का 2024 में सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है
एक तरह का ये भी रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है, रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक थिंक टैंक की तरह काम करता है और इंटर गवर्नमेंटल है, यानी कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल रहते हैं। इस बार का जो सम्मेलन है वो दावोस स्विट्जरलैंड में ही हुआ था। ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच का 2024 का जो है मीटिंग हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंटरनेशनल एडवोकेसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और थिंक टैंक की तरह काम करता है। जो इसका बेस्ट कहाँ पे ये हेडक्वार्टर कैंटन और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, 24 जनवरी 1971 को जो है इसका गठन किया गया था। इस बार जनवरी 2024 में स्विट्जरलैंड के ही दावोस में इसका जो है मीटिंग हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और यहाँ का भी जो मेन मुद्दा था वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही था कि किस तरह से इसका जो है यूज किया जाए। ठीक है, इंटेलिजेंस का मुद्दा था कि कैसे हम क्लाइमेट में, वेदर में और भी जो इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साल 2024 में निम्न में से किस देश के साथ भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड साइन? ठीक है, तो किस देश के साथ साइन? नॉर्वे, आइसलैंड, चीन और रूस। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन क्या होता है? तो यूरोपियन यूनियन के साथ जो है काफी दिन से बात चल रही थी, काफी नेगोशिएशंस हुए, लगभग 21 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि जैसे किसी भी देश में जब सामान जाता है, जैसे चाइना से सामान भारत आता है, तो भारत सरकार जो है उस पर कुछ ड्यूटीज लगाती है, कुछ टैक्सेज लगाती है। हमारा भी सामान जब चाइना जाता है तो चाइनीज गवर्नमेंट भी कुछ ड्यूटीज लगाती है। ठीक है, तो जब दो देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो वो शर्तें लागू होती है कि आप हमारे पे न्यूनतम लगाइए या नहीं लगाइए, कंप्लीटली फ्री कीजिए कि हमारा सामान आपके देश में फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगा, कोई टैक्स नहीं, और आपका भी सामान जो होगा वो हमारे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचेगा, कोई टैक्स नहीं। तो इस तरह के देश जो है आपस में अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करता है और यही जो फ्री एग्रीमेंट कहलाता है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ इस बार हुआ है। ठीक है, तो इस बार इंडियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है 10 मार्च 2024 को इस बार साइन किया गया और स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिंचेनस्टाइन के साथ जो है इस बार साइन किया गया। ठीक है, 4 देशों के साथ जो है इस बार साइन किया है, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिंचेनस्टाइन। ठीक है, तो नॉर्वे होगा, आइसलैंड भी होगा, चाइना और रूस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नॉर्वे भी है, आइसलैंड भी है, चाइना और रूस के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है। ठीक है, तो 4 देशों के साथ जो साइन हुआ है उन 4 देशों के नाम आप देख लीजिए, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है और लिंचेनस्टाइन है। ठीक है, ये 4 देश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो देखिए अमेरिका, चाइना, इन सब देशों की जो निगाहें रहती है हमेशा हिंद महासागर पे रहती है और हिंद महासागर कंप्लीटली रूप से हमारा है, नाम ही है हिंद महासागर, हमारे देश के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो उसकी सुरक्षा के लिए जो भी नाइबरिंग कंट्रीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका है, ठीक है, तो इन सब के साथ भारत ने अपना ग्रुप बना लिया है ताकि हिंद महासागर के सिक्योरिटी को और मजबूत किया जा सके। ठीक है, और जो भी इश्यूज आते हैं ये ग्रुप जो है आपस में बैठकर उन इश्यूज को एड्रेस करता है, उनका समाधान निकालता है। ठीक है, तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो आप देख सकते हैं 7वां हिंद महासागर सम्मेलन इस बार ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया था। पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया में आता है वहां पे किया गया था। 9 से 10 फरवरी 2024 में जो है ये सम्मेलन आयोजित किया था। तो आराम से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दुनिया का पहला तैरता शहर बुसान किस देश में है? ठीक है, दुनिया का पहला तैरता शहर बुसान किस देश में है? तो बुसान जो है ये दक्षिण कोरिया में आता है। ठीक है, साउथ कोरिया में आता है। ठीक, बुसान जो शहर है उसको 2025 तक डेवलप करने की योजना बनाई गई है। 2025 तक जो है एक कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा और दुनिया का पहला तैरता सिटी होगा, तैरता शहर होगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया की बात करें अगर, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, तो ये जो है कैपिटल सियोल है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ कोरियन चलता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैंग डक सू है। ठीक है, और उत्तर कोरिया के बारे में जानते ही हैं, अभी कमेंट करके उसका नाम बताइए उत्तर कोरिया के कौन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया में गर्भपात का अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना था?
ठीक है, पहला देश कौन है जिसने गर्भपात का अधिकार दे दिया है। ठीक है, तो अलग अलग देशों में जो है अलग अलग नियम कानून है गर्भपात को लेकर के, लेकिन फ्रांस ने जो है क्या किया, अपने संविधान में इस चीज को इंक्लूड कर दिया और महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है। ठीक है, गर्भपात का अधिकार दे दिया है महिलाओं को। तो फ्रांस जो है पहला देश है जिसने महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है। ठीक, थोड़ा सा फ्रांस के बारे में और जानते हैं। फ्रांस जो है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसका पेरिस में है। ठीक है, माइकल बर्नियर इसके प्राइम मिनिस्टर है और इमैनुअल मैक्रोन जो है ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, माइकल बर्नियर और इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है और पीएम जो है माइकल बर्नियर है। तो हमेशा जब भी पीएम और प्रेसिडेंट पूछा जाए एग्जाम में तो एकदम ध्यान से वो कीजिएगा, कहीं प्रेसिडेंट पीएम पूछ रहा है और इमैनुअल मैक्रोन आप मार रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा माइकल बर्नियर पीएम है और इमैनुअल मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाचार थे उसको एड्रेस किए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।